हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे नेक्स्ट डिमेंशनल फार्मूले। तो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं? इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। अगर हम स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड कर दें, जो एक क्वांटिटी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो पिछले हमने वीडियो में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की थी, अगर उन दोनों को डिवाइड कर दे आपस में तो जो क्वांटिटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है जी। तो इसके यूनिट क्या बन जाएंगे? स्ट्रेस के जो यूनिट हमने किए थे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट हमने स्ट्रेन के क्या बोले थे? नो यूनिट्स। स्ट्रेन के कोई भी यूनिट नहीं होते, तो स्ट्रेन के यूनिट वाला पोर्शन खाली चला जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इट्स यूनिट। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट क्या बन जाएंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसका डिमेंशन फार्मूला, जो फार्मूला स्ट्रेस का है वही इसका होगा, बिकॉज स्ट्रेन का डिमेंशन फार्मूला नहीं होता। स्ट्रेन इज ए डिमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के डिमेंशन फार्मूला किसके वाला होगा? स्ट्रेस वाला ही होगा। तो वो क्या था? m(l-1 t-2). ये हमने पिछली वीडियो में किया था। m(l-1 t-2) इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये आगे जाके 7th चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये 3 तरह के होते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये आगे जाके आएगा। तो यहाँ तक आपने सिर्फ इसके डिमेंशन फार्मूले और यूनिट्स पे ही ध्यान देना है और फॉर्मूले पे ध्यान देना है। नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वर्ड किससे रिलेटेड है? लिक्विड से रिलेटेड या फ्लूइड से रिलेटेड। लिक्विड और गैसेस में क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन होती है जनरली लिक्विड और गैसेस में क्या होती है? एक फ्रिक्शन होती है। उस फ्रिक्शन के कारण उनमें रिलेटिव मोशन करवाना डिफ़िकल्ट है। जैसे मान लीजिए आपने पानी में कोई चीज़ को घुमाना है, तो आपको क्या लगानी पड़ती है? फोर्स लगानी पड़ती है। तो फोर्स क्यों लगानी पड़ती है? बिकॉज लिक्विड उस चीज़ के मोशन को क्या करता है? रोकता है। तो उसकी इस रोकने की समर्था को ही क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द सिंपली इज द लिक्विड फ्रिक्शन। तो इसको नापने के लिए एक कोफिशिएंट बनाया गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसका सिंबल क्या है? नीटा। नीटा है ये सिंबल किसका है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का नीटा है। तो अभी के लिए आपने इसके एसआई यूनिट ही याद करने हैं एंड डिमेंशन फार्मूला याद करना है। इसको मेज़र किस में करते हैं? किलोग्राम पर मीटर सेकंड। किलोग्राम पर इसको बटे को बोलते हैं पर मीटर पर सेकंड। किलोग्राम पर मीटर सेकंड। मीटर और सेकंड दोनों ही बटे में हैं। तो इसके यूनिट क्या बन जाएंगे? किलोग्राम के कोरस्पोंडिंग m, मीटर बटे में है तो उसकी पावर l-1, टाइम भी बटे में है, सेकंड भी बटे में है तो उसकी भी पावर t-1। सो m(l-1 t-1) इज इट्स डिमेंशनल फॉर्मूला। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर आपने डेरिवेशन करनी है, ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला, तो ये उसका फॉर्मूला है F/A dy/du। इसमें F फोर्स है, एरिया है, du जो चेंज इन वेलोसिटी है, dy जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स है। तो उनके डिमेंशन फार्मूले भर के ये आएगा। इस पर अभी आपने कंसंट्रेट इतने पोर्शन पे नहीं करना है, सिंपली आपने इसका एसआई यूनिट एंड डिमेंशन फार्मूला करना है। ये है लिक्विड फ्रिक्शन के रिलेटेड। जब लिक्विड एक दूसरे पे मूव करती है, उनकी लेयर्स, लिक्विड की लेयर्स एक लेयर पे दूसरी लेयर मूव करती है, तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देन नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटी क्या होती है? अर्थ पे, यूनिवर्स पे कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं विद ए फोर्स विच इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में बताया किसने था? न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने अपना एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, जिसमें उसने बताया था कि कोई भी दो बॉडीज यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं विद ए फोर्स। वो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दोनों मासेस के प्रोडक्ट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की जो सेपरेशन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली मींस इस पे सीधे तरीके पे डिपेंड कर रहा है, और इन्वर्सली का मतलब अगर आर को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी। जैसे जैसे ये मासेस को हम दूर करेंगे, आर बढ़ जाएगी, सेपरेशन बढ़ जाएगी, तो उससे जो फोर्स क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे मासेस को बढ़ाएंगे, मास बड़े करेंगे, तो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगी। दोनों फैक्टर्स को हमने कंबाइन कर दिया, ये दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये आ गया F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल G, विच इज़ कॉल्ड द ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन का ये कांस्टेंट है।
जी, तो हमने जी के ही यूनिट्स पता करने हैं, बिकॉज हमें मास के, डिस्टेंस के और फोर्स के तो पता है। फोर्स को मेज़र करने के लिए न्यूटन, मास को मेज़र करने के लिए किलोग्राम और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर, पर हमें जी का नहीं पता था। तो जी एक तरफ रख लेंगे, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे। जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो जी की ये वैल्यू आ गई। अब एफ के यूनिट्स न्यूटन, आर के यूनिट्स मीटर का स्क्वायर, m1 m2 के किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 इज़ द SI यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स क्या बनेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। तो ये 6th यूनिट में ग्रेविटेशन के बारे में हमें कंप्लीट पता चलेगा। जो ऊपर हमने किया ना कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपका 7th यूनिट जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसमें आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर अब हम सिर्फ SI यूनिट्स एंड डायमेंशन फार्मूला ही कर रहे हैं। तो इसका G का डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा? F का डायमेंशन फार्मूला फोर्स वाला जो हमने पहले किया हुआ है, m1L1T-2, ये फोर्स का है। R का डायमेंशन फार्मूला लेंथ का स्क्वायर और m1 m2 का m का स्क्वायर। अब m1 से m2 को माइनस किया, कितना आ जाएगा? m-1 आ जाएगा। तो L1 और L2 कितना बन गया? L3 बन गया, L3 आ गया। और T-2 था, तो T-2 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो G के डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा? m-1L3T-2, m-1L3T-2। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जस्ट इसको आपने सोल्व करना है, पावर्स को इकट्ठा करना है, पावर्स को ऐड करना है, नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाके माइनस करना है। तो उससे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट किस में काम आता है? ये रिलेटेड है लाइट के। लाइट किससे बनती है? फोटोन से। लाइट किससे बनी होती है? फोटोन से। फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी होती है। लाइट में क्या होती है? एनर्जी होती है। तो फोटोन की एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस पर डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ द लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। न्यू है, इस सिंबल को वी नहीं बोलना, ये क्या है? न्यू, NU, न्यू, ये न्यू का सिंबल है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी न्यू। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट ये H है जो, इसके हमने SI यूनिट्स एंड डायमेंशन फार्मूला की बात करनी है। तो इसके SI यूनिट क्या बनेंगे? एनर्जी अपॉन न्यू बन गया ना, ये एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी तो एनर्जी रही, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती क्या है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड। वेव होती है ना लाइट में, क्या होती है? वेव। ऐसी कितनी वेव्स एक सेकंड में बनती हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ऐसी कितनी वेव्स लाइट में एक सेकंड में बनती हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या क्या होता है? रेसिप्रोकल मीन्स 1 टाइम पीरियड इज द फ्रीक्वेंसी। तो हमने फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/t भरा, तो 1/t ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ गई, क्योंकि t 1/t जब यहाँ पर लिखेंगे तो t ऊपर जाके तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी ना। E इंटू टी, ई के यूनिट्स जाउल और टाइम के यूनिट सेकंड, तो जाउल सेकंड। H के यूनिट्स क्या बन गए? जाउल सेकंड बन गए। तो नेक्स्ट है जाउल सेकंड, H के यूनिट्स बन गए। नेक्स्ट इज द डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला जे क्या थी? एनर्जी। एनर्जी का हमने ऊपर किया था। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या था? m1L2T-2, m1L2T-2। और टाइम का क्या होता है? T। तो क्या बन जाएगा? m1L2T-2 + 1। इसमें -2 + 1 करेंगे ना, -2 + 1 कितना होता है? -1। सो ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। m1L2T-1 इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये रिलेटेड किससे है? एनर्जी ऑफ द लाइट और फोटोन। देन नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? ये लिक्विड के केस में होती है। ये जब लिक्विड के इंटरफेस पे एक टेंसाइल फोर्स लगती है। लिक्विड के इंटरफेस मीन्स लिक्विड की ऊपर वाली सरफेस पे, सतह पे, उसकी ऊपर वाली सरफेस पे एक टेंसाइल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से लिक्विड मिनिमम जगह घेरता है, जिसकी वजह से लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया घेरता है, मिनिमम जगह पे इकट्ठा होना चाहता है। उसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। आप कभी भी एक ड्रॉप घेरना, तो ड्रॉप की जो शेप होती है वो क्या होती है? वाटर की ड्रॉप की स्फेरिकल होती है ना। स्फेरिकल शेप होने का कारण क्या है? बिकॉज स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाइज
मिनिमम सरफेस एरिया। तो स्फेरिकल शेप का मिनिमम सरफेस एरिया होता है। तो स्फेरिकल ड्रॉप्स क्यों बनती हैं लिक्विड की? ड्यू टू दी सरफेस टेंशन, बिकॉज उसकी सरफेस पे एक टेंसाइल फोर्स, खिंचाव की फोर्स लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। और इसको मेजर कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एस से। एस इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ। उसकी सरफेस पे, जैसे एक कंटेनर में हमारे पास लिक्विड है मान लीजिए, उसकी सरफेस पे ना एक टेंसाइल फोर्स लगती है ऐसे, ये टेंसाइल फोर्स लगती है उसकी सरफेस पे, एफ लगती है एल लेंथ पे, एफ डिवाइडेड बाय एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ इज द सरफेस टेंशन। तो फोर्स के यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन, और लेंथ के यूनिट क्या है? मीटर। सो न्यूटन पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम इसका डिमेंशन फार्मूला करेंगे। डिमेंशन फार्मूला क्या बनेगा? एफ का। एफ तो हमने फोर्स का किया हुआ है, फोर्स का यूज़ हो रहा है ज़्यादातर। m1 l1 t-2, ये हमने शुरू में कर लिया था, m1 l1 t-2, और लेंथ का l ही रहा, l से l हो गई कैंसिल, तो m1 l0 t-2, m1 l0 t-2, m1 l0 t-2 इज़ द डायमेंशनल, जो डिमेंशन निकली है ये किसकी? सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी 7th यूनिट में आएगी। तो ये तय करती है कि जब ड्रॉप बनती है उसका साइज़ क्या होगा। ड्रॉप के साइज़ को, किसी भी लिक्विड की, वाटर की या ऑयल की ड्रॉप बनती है ना, उसका एक साइज़ जो वो कौन तय करता है? सरफेस टेंशन ही तय करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।